Hey, welcome to Time Gujarat's official YouTube channel. I am Bhavik Thakkar, your coach and mentor for CAT and other MBA entrances. Well, here we are with yet another episode on AIMCATs. So here we are going to solve the quant section of AIMCAT 2306. सबसे पहले देख लेते हैं कि मेरा खुद का परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर टेस्ट में कैसा था। देखिए, मैंने क्वांट के सेक्शन की अगर बात करूं तो उसमें मैंने 19 अटेम्प्ट किए थे, मतलब कि 3 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस थे और 17 सही थे, 2 गलत थे। मेरे परसेंटाइल थे 99.82, मेरा स्कोर था 50। फाइन। हाँ, मेरे DILR में भी 99.96 परसेंटाइल थे। इवन बेटर परफॉर्मेंस था, 18 सही थे, 2 गलत थे। और क्वांट और DILR इस दोनों के मैं वीडियोस अलग अलग बनाता हूँ, आपको पता है। ये वाला क्वांट का वीडियो है, एक और वीडियो मिल जाएगा आपको DILR के ऊपर। फाइन। ऑलराइट, देखिए आपने आई थिंक ये सब क्वेश्चंस पहले किए हुए होंगे, क्योंकि आप AIMCAT खुद सॉल्व करते हो, ऐसा मैं मान लेता हूँ। और अगर नहीं भी करते, कुछ क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड रह जाते, तो वो आप बाद में एनालाइज करके सॉल्व तो कर ही लेते हो। पर इन केस आपसे रह गया है तो देखिए, मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ। ये पहला क्वेश्चन था, आप खुद इसको पहले ट्राई कर सकते हो। ठीक है, पहले आप खुद ट्राई कर सकते हो। देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में देख सकते हो कि हाउ एग्जैक्टली डिड आई सॉल्व इट। फाइन। ऑलराइट, देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने खुद ने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखा मुझे लगा यार थोड़ा अजीब सा है। आई डिडंट इवन मार्क इट फॉर रिव्यू। मेरा फंडा ये होता है कि पहले जो इजी होते हैं वो पिक एंड चूज करो, सॉल्व करो। दूसरे राउंड में जो मुझे थोड़े बहुत ठीक लगे उसको मैं मार्क फॉर रिव्यू करता हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ, और बाद में अगर टाइम मिले तो ही मैं जो अनअटेम्प्टेड है, रेड वाले हैं ना, उसको लास्ट में चूज़ करता हूँ। तो इसको मैंने रेडी रहने दिया था, मुझे लगा था थोड़ा अटपटा सा है। बट जैसे ये एनालिसिस अवेलेबल हुआ तो मैंने पहले ये क्वेश्चन को खुद ट्राई किया। तो मैंने किस तरह सोचा ये आपको बताता हूँ। देखिए, x रेज़ टू a इज 6 रेज़ टू 16, ये तो है। और उसके अलग अलग कितने रूट्स हो सकते हैं x के, है ना। x के कितने अलग अलग रूट्स पॉसिबल है, तो जैसे आपको पता है बहुत तरीके से हो सकता है ना। जैसे 2 रेज़ टू अगर मैं करने जाऊँ तो ये 2 रेज़ टू 64 हो सकता है। 16 रेज़ टू 16 इज द सेम थिंग, राइट। ये 2 रेज़ टू 4 इज 16 एंड 16 यहाँ से 4 हटा दो, इट्स द सेम थिंग। और मे बी 4 रेज़ टू, अगर मैं ये 4 मान लूँ तो 4 रेज़ टू 32 भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। या फिर शायद हो सकता है कि ये 16 ही हो, मतलब 8 रेज़ टू भी सोचा जा सकता है, पर 16 बेसिकली नॉर्मल नंबर्स के लिए हम सोच सकते हैं। या तो हो सकता है, समझ में आ रहा है ना, x2 हो a 64 हो, x4 हो a 32 हो, x16 हो a भी 16, ऐसा बहुत सारा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है यार, पहले मैं ट्राई करता हूँ, x को 2 मान लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x2 मान लेता हूँ तो ये पूरा तो 1 हो जाता है ना। x जब मैंने 2 माना तो a क्या आ रहा है, a आ रहा है 1 स्क्वायर इज 1 माइनस, ये तो 1 है, 12 इंटू 1 इज 12 प्लस 48, है ना। तो ये तो हो गया 37 एंड 2 रेज़ टू 37 तो नहीं आ रहा, 2 रेज़ टू 64 करना था, तो ये बैठा नहीं। तो मैंने बोला ठीक है यार, x2 तो नहीं हो सकता। फिर मैंने सोचा चलो x4 ट्राई करता हूँ। x अगर 4 है तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, log 4 टू द बेस 2 तो 2 होता है। तो ये पूरी वैल्यू जब x4 लेता हूँ तो a क्या आ रहा है, ऑब्वियसली ये आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 माइनस, क्योंकि ये 2 आया है, 12 इंटू 2 24 प्लस 48। तो यहाँ पे जो मुझे आंसर चाहिए वापस 48 प्लस 4 52 माइनस 34 32 तो नहीं आ रहा। तो मैंने बोला ये भी सेट नहीं हो रहा। पर आगे मतलब मैंने ये सॉल्व भी नहीं किया, ट्रायल नहीं किया। अब मुझे एक आइडिया आया कि यार हर एक x की वैल्यू पे एक अलग a मिलेगा, है ना, तो यूनिक वैल्यू ही मिलेगी। तो ये सॉल्व होता हुआ तो एक कोई भी एक वैल्यू मिलेगा। आई एम नॉट सपोज टू फाइंड दैट वैल्यू। मुझे पूछा कितने अलग अलग रूट्स है, तो मैंने बोला एक है ना, एक होगा कोई एक। वैसे इन्होंने पूरा सॉल्व भी किया है, अगर आप अब नेक्स्ट ट्राई करोगे तो मिल भी जाता। अगर आप 16 ट्राई करते हैं ना, x अगर आप 16 ट्राई करते हैं तो a क्या आता, क्योंकि x 16 है तो ये log 16 टू द बेस 2 तो 4 आता है, 2 की 4 पावर होती है 16, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 12 इंटू 4, राइट, 48 एंड प्लस 48, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 16 आ जाएगा। तो x 16 होगा तो a भी 16 होगा। तो ये एक ऐसा सोल्यूशन है जहाँ पे x रेज़ टू a 16 रेज़ टू 16 होता है। फेयर इनफ, राइट। सो दिस इज हाउ आई वुड हैव सॉल्व्ड इट। ये करने की भी वैसे ज़रूरत नहीं थी, 2 डाल के मुझे एक आइडिया आता है कि हर एक x की यूनिक वैल्यू पे a का भी यूनिक वैल्यू बनेगा। तो कुछ एक ही तो ऐसा सेटिंग होगा जहाँ पे ये सेट हो रहा होगा, है ना।
ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये 2 तो ये 64, ये 4 तो 32, ट्राई किया मैंने, नहीं बैठ रहा है ऐसा कुछ। देन आई थॉट लेट अस अंडरस्टैंड इट दिस वे, फाइन। तो एक वैसे आपने सॉल्व भी करते हो तो एक वैल्यू मिल रही है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, तो अच्छा हुआ मैंने पहला छोड़ दिया, 10 सेकंड के अंदर मैंने उसको छोड़ दिया था। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बोला है द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अगर आपने प्रिपरेशन की है ना, 1 सेकंड लगेगा कि n-3/2 होता है, ये आपको पता ही है, नंबर ऑफ डायगोनल्स ये होते हैं। और ये बोला है इट इज 50% मोर देन द नंबर ऑफ साइड्स। 50% मोर यानी जो साइड्स है n, उससे 50% मोर का मतलब इंटू 3/2 है। बस ये सिंपल सा इक्वेशन उन्होंने दिया है, n दोनों साइड में कैंसिल, 2 दोनों साइड में कैंसिल, n-3 3 है तो n इज इक्वल टू 6 है। n 6 है यानी हेक्सागोन है, और इंटीरियर एंगल का सम हेक्सागोन में वैसे आपको पता हो तो 720 होता है, 120 इंटू 6। अगर नहीं पता है तो उसका फॉर्मूला भी आपको पता है, क्योंकि 6 अगर साइड्स है तो 6 ट्राइंगल बनते हैं, 180 इंटू 6 है ना, और उसमें से आप 360 डिग्री जो है इंटीरियर एंगल के माइनस कर दो, तो आप सॉरी एक्सटीरियर एंगल जो सेंट्रल एंगल है उसके माइनस कर दो, तो आपको इंटीरियर एंगल का टोटल मिलता है। ये फॉर्मूला भी है, तो ये भी आपको आंसर देगा 720 है ना। तो 720 मतलब 1 मिनट का क्वेश्चन था। आप देखते जाइए कितने मिनट में कितने सॉल्व हो सकते हैं। 1 मिनट 1 क्वेश्चन, पहला तो आपने छोड़ दिया होपफुली, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम लगा मुझे, शायद 2 मिनट लगे, देखते किस तरह करना है। क्योंकि जैसे बोला है कि अच्छा भाई आपने कुछ लोन लिया है 7200 हर साल के एंड में आपको भरने हैं, और आपने 8th इंस्टॉलमेंट भरने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो गया, जो 20% था वो 10% हो गया, ठीक है। यानी इस सिचुएशन को समझिए, 8 साल के बाद यानी आपको 9th ईयर के एंड के बाद, अभी आप यहाँ पे हो 8th ईयर के एंड पे, ठीक है। 1 साल के बाद आपको 7200 देने थे, एक और साल के एंड में आपको 7200 देने थे, ये पेमेंट आपको करनी थी। और यहाँ पे चेंज हुआ है, जब चेंज हुआ है तो आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी चाहिए, क्योंकि अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या थी। ऑब्वियसली अब यहाँ पे 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। 1 साल के बाद 20% मतलब 120 इज दिस, 100 इज हाउ मच, तो 6000 आएगा इसका प्रेजेंट वैल्यू। नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है ना, क्या होता है 20% बढ़ने के बाद 120 इतना तो 100 कितना, ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू है ना। अच्छा 20% 2 साल के बाद क्या होता है 44%, राइट। 20 + 20 प्लस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, 20 का 20% 4। ये सब बेसिक कंपाउंड इंटरेस्ट की फंडामेंटल क्लियर होनी चाहिए। 1 सेकेंड लगता है आपको समझने में कि ये 144% है तो 100% कितना, 144% इतना। अगर आपका थोड़ा मैथ्स अच्छा है तो दिख भी जाता है, 144 का आधा ही है और 2 0 लग गए, 100 का आधा 50 और 2 0 लग गए, तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आपकी 11,000 थी। मतलब कि वापस समझना, 11,000 आपका ड्यू था 20% के हिसाब से, जो कि अगर आप इंस्टॉलमेंट में जाते हो तो 2 बार 7,200 भरना था। लेकिन अब क्योंकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो गया, अब इस पे आपको सिर्फ 10% रेट लगने वाला है। और आपको बोला है अगर नेहा को ये लोन पे कर देना है सिंगल पेमेंट एट द एंड ऑफ 9 ईयर, यानी यहाँ से 1 साल बाद, तो उसको 10% रेट के हिसाब से 1100 और इस पे इंटरेस्ट चढ़ेगा, आपको 12,100 पे कर देना चाहिए, है ना। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिक फंडामेंटल अगर क्लियर है, इसमें कोई हार्ड कोर मैथ्स नहीं था, है ना। हाँ 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लग सकते हैं, ठीक है। मुझे शायद 2 मिनट लगे होंगे इसको जस्ट समझने में कि नहीं यही है, इसका मतलब ये हुआ, उसको ये करना है, पर इसमें कोई हार्डकोर मैथ्स नहीं। 2 मिनट में अगर आपकी नॉर्मल कंसेप्चुअल क्लैरिटी है 2 मिनट इसमें लगेंगे, है ना। तो देखिए 1 मिनट इसमें लगा था, 2 मिनट इसमें, अभी तक सिर्फ 3 मिनट गए, 2 क्वेश्चन गए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 मिनट 2 क्वेश्चन, देयर यू गो। ये क्वेश्चन देखिए, वापस मैं हट जाता हूँ। क्वेश्चन कैसा है सोचिए, किस तरह किया जा सकता है। देखिए बहुत ईजी है, मैंने वापस कैसे किया समझाता हूँ। शॉपकीपर मार्क्स अप प्राइस ऑफ ईच पेन बाय 20%। तो मैंने बोला ठीक है यार, कॉस्ट अगर 100 है तो लेबल लग गया 120, है ना, यही हम सोचेंगे, यानी 100K है तो ये 120K है, फाइन। आगे बोला ही देन सेल्स पेन इंडिविजुअली 20 रुपये का एक 20 पेन का एक पैक बनाता है और 10% उस पर डिस्काउंट भी देता है जो पैक ऑफ 20 पेन्स है, ठीक है। इसका मतलब जब वो पैक में बेचता है तो उसका सेलिंग प्राइस उसको ये 120 नहीं मिलता, 10% डिस्काउंट यानी 108 के ही होता है अगर वो पैक में बेचता है तो,
ठीक है ना। पैक में 108 के है, इंडिविजुअली बेचता है ना, इंडिविजुअली बेचता है, तो यही उसकी सेलिंग प्राइस है। तो ये सेलिंग प्राइस इंडिविजुअल की, 2 सेलिंग प्राइस मिल गई पैक की। अच्छा, और जैसे मैंने ये देखा, मैंने बोला यार इतना बड़ा बड़ा फिगर क्यों रखूँ यार, एक काम करता हूँ ना, 12 के टेबल में सब आता है, यस और नो, तो डिवाइड बाई 12 कर देता हूँ, 100 के है ना, अरे 100 के कहाँ, 12 इंटू 10, 10 के, 12 इंटू 9, 9 के, और कॉस्ट भी 100 बाई 12 के मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो जितना छोटा फिगर हो उतना आपके लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। फिर मैंने देखा उस बंदे ने 2 पैक बिके, यानी कि 40 पेन इस तरह से पैक में बिकी और 5 पेन इंडिविजुअली बेची, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी मिली होगी, 50 के प्लस 360 के, राइट, फाइन। 9 के आपकी सेलिंग प्राइस थी, ऐसी 40 पेन बेच गई, और यहाँ पे 10 के की प्राइस से 5 बेची, सो 410 के। और ये जो सेलिंग प्राइस है वो आपको बोलिए 492 है। तो आपको पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ सिंगल पेन, वो तो मैंने 100 बाई 12 के मानी हुई थी, 100 बाई 12 के इज हाउ मच। यू कैन इवन क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, है ना, या तो इसको सॉल्व करके ये लेके आइए, यहाँ पे डाल के उसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा था भाई, 2 मिनट लग सकता है ये अज्यूम करने में 3 मिनट दिए चलो इस बार, ठीक है, थोड़ा लंबा है, थोड़ा समझना पड़े, मुझे शायद 2 मिनट ही लगे होंगे, आई एम नॉट प्रिटी श्योर, राइट, पर इतना सा करना था। अब देखिए इसमें भी देखिए, अगर आपके कैलकुलेशन अच्छे, मुझे सीधा दिख जाता है कि जब 410 ये 492 मतलब 82 ज़्यादा है, सो समझ में आ रहा है, 20% ही तो ज़्यादा है इसका, यानी इंटू 1.2 है। तो इसको भी कि यहाँ पे 1.2 दिख जाता है, मुझे सॉल्व नहीं करना पड़ता, यहाँ 1.2 लिख दूँ तो बहुत सिंपल हो गया, 100 बाई 10, 10 आपका आंसर है, देयर यू गो, ठीक है। सो इट डिपेंड्स आपका कैलकुलेशन कैसा है, उससे भी आपका थोड़ा बहुत टाइम प्लस माइनस लग सकता है। आई थिंक आई वुड हैव टेकन 2 मिनट्स, लेट अस टेक इट एज 3 मिनट्स, लाइक 3 मिनट्स शायद लिए भी हो सकते हैं, 3 तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, मे बी 2.5 मिनट, पर चलो 3 दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 मिनट में 2 क्वेश्चन, 3 मिनट और, 6 मिनट्स 3 क्वेश्चन, राइट। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका जो नेक्स्ट आया कि 6 मिनट में 3 क्वेश्चन हो गए हैं अभी तक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइन। चलिए मैं हट जाता हूँ, पहले आपको ट्राई करना है, सोचिए किस तरह कर सकते हैं। ऑलराइट, देखिए वापस अगर आपको थोड़ा रिलेटिव स्पीड का फंडा, सर्कुलर रेसिस के क्वेश्चंस किए हैं तो इसमें कुछ भी तो नहीं है ना, सब तो दिया है भाई, ABC जो भी 3 बंदे हैं, तीनों की जॉन जैक जो भी है ABC अभी लिख देता हूँ, 8, 10 एंड 15 उसकी स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। अब बोला है जॉन एंड जैक मतलब A एंड B, ओके, सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, जो तीसरा वाला बंदा उल्टा भाग रहा है, ठीक है। अब बोला है जो जॉन एंड जैक वापस A एंड B फर्स्ट टाइम 15 मिनट में मिलते हैं, 15 मिनट में मिलते, देखिए दोनों की स्पीड पता है आपको, टाइम पता है, डिस्टेंस तो मिल ही जाएगा, सर्कल का डिस्टेंस क्या होता है भाई, समझ में आ रहा है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो स्पीड क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है, 10 - 8 2 किलोमीटर पर आवर, है ना। स्पीड इनटू टाइम क्या लिखा मैंने, अच्छा टाइम क्या है, 15 मिनट्स इज 1/4, सो 2 × 1/4 इज 0.5, सो डिस्टेंस कितना है 500 मीटर। ये यहाँ से पता चल जाता है कि जो सर्कल था वो 500 मीटर का है। मेकिंग अंडरस्टैंडिंग दिस राइट, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, जस्ट टाइम स्पीड डिस्टेंस का बेसिक फंडा। तो कुछ इतना टफ क्वेश्चन नहीं है ये समझने में, क्वेश्चन का डेटा समझो, ये समझो, 1 मिनट में आप इतना तो समझ सकते हो 500 मीटर। अब बोला है कि कितने टाइम के बाद ऑल 3 ऑफ देम मीट, अगर आपको ऑल 3 ऑफ देम पता हो, ये क्वेश्चंस किए हो तो आपको पता है, जो उल्टा जाता है ना वो ए को जब मिले और वो जब बी को मिले उसका एलसीएम ले लो, आपका आंसर आ गया, है ना। अगर ये पता है तो कहाँ कुछ है भाई, बेसिक क्लियर होने चाहिए ना, आपकी बेसिक क्लैरिटी है, फंडामेंटल क्लैरिटी है, तो कहाँ है। अगर बेसिक्स क्लियर है तो देखिए सिंपल, अब आपके पास डिस्टेंस तो है, टाइम क्या होगा, टाइम होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस है 1/2, है ना, ½ किलोमीटर। स्पीड यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 25, ऑपोजिट है ना। सी ए को कब मिलेगा, हर 23, 1/2/23 मिनट में। अच्छा
ये 23 जो है वो किलोमीटर पर आवर है और ये भी किलोमीटर है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये आवर्स में मिलेगा। इतने आवर्स में हर 1/2/23 आवर्स में ए एंड सी मिलेंगे और उसी तरह बी एंड सी 1/2/25 में मिलेंगे, है ना। सो हर इतने आवर्स में मिलते जाएंगे और दोनों का जो एलसीएम लेते हैं वो आपका आंसर होता है, ये पता होना चाहिए। ये कैसा है, मैं आपको हर 2 मिनट में मिलता हूँ, आपका एक फ्रेंड आपको हर 3 मिनट में मिलता है, तो हम तीनों कब मिलेंगे, 2 और 3 का एलसीएम, है ना। ये बेसिक फंडा है, ये आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो कुछ टाइम नहीं लगता, आप फटाक से समझ जाओगे। ठीक है भाई, एलसीएम ऑफ 1/46 एंड 1/50, इसका एलसीएम होता क्या है। अब फ्रैक्शन का एलसीएम आपको पता है ना, ऊपर का एलसीएम 1 लेकिन नीचे का एचसीएफ है ना, नीचे का एचसीएफ है 2, सो 1/2 आवर्स यानी कि 30 मिनट। 30 मिनट, अच्छा इसमें लिखना ही था, टाइप करना था, है ना, टाइप योर आंसर। ठीक है, तो आंसर आपका इन मिनट 30 मिनट। तो देखिए वापस 3 मिनट लग सकते हैं, इतना इजी नहीं है, आपको पहले वो समझना है, एक बार कंफर्म भी करना है, क्योंकि अजीब सा आंसर आप एक बार देखोगे वापस, हो सकता है, कोई बात नहीं। ठीक है, जब भी कुछ अटपटा सा होता है थोड़ा टाइम लगता है, 3 मिनट हम इसको दे सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में और कुछ था नहीं, राइट। 3 मिनट वापस, 6 मिनट में 3 हुए थे, 9 मिनट में 4। चलिए 9 मिनट 4 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन वैसे फ्रैंकली मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे लगा बहुत सारे ग्राफ वाले क्वेश्चन थोड़े अटपटे से हो सकते हैं, तो मैंने फ्रैंकली छोड़ दिया था। ठीक है, fx+4 मैंने जस्ट ग्राफ देखे, क्योंकि ये क्वेश्चन है। देखिए आपके सामने पहले मैं रख देता हूँ थोड़ा हट के, आप पहले ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये ग्राफ है, ये उसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है, फाइन, फेयर इनफ, ओके। एक सेकेंड, अपना 9 मिनट में 4 से चल रहे हैं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 9 मिनट में 4 हो गए थे, मैंने अभी भी इसको छोड़ दिया था। ठीक है, फ्रैंकली छोड़ दिया था, पर आप शायद कर सकते हो। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, अगर आपको फंक्शंस का बेसिक्स पता है तो आपको पता है कि ये fx+4 का जो ग्राफ है वो इस तरह का है, 0, 1 और 2 के ऊपर एक ट्राइंगल सा बना हुआ है। तो आपको f3 - x का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, तो fx+4 का ग्राफ को अगर मैं fx में कन्वर्ट करूँ तो ऑब्वियसली +4, हर वैल्यू +4 पे चली जाएगी। 0, 1, 2 जो है वो हो जाएगा +4 कर दो 4, 5, 6, ये पूरा ग्राफ 4, 5, 6 पे मूव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे fx नहीं चाहिए ना, ये तो मुझे ये चाहिए f, इसको मैं बोल सकता हूँ f - x+3, है ना। तो पहले मैं f - x ढूंढता हूँ, ऑब्वियसली ये सब माइनस हो जाएंगे, -4, -5, -6। तो ये जो ट्राइंगल पूरा है वो अब जो 0, 1, 2 के ऊपर था वो -4, -5, -6 पे चला गया, लेकिन मुझे तो ये वाला ग्राफ चाहिए f - x+3। तो +3 तो करना है, +3 कर दो इसमें, तो -1, -2, -3। तो मेरा ट्राइंगल -1, -2, -3 पे सेम ऐसा मिलना चाहिए। देखते ऑप्शन में -1, -2, -3, देयर यू गो, है ना, यही पे -1, -2, -3 आपका आंसर है ए। फ्रैंकली देखिए मैंने भी छोड़ दिया था, फाइन। सो इट लुक्स ईजी बट समटाइम्स होता है, आपने नहीं किया, अगर वो फंडा क्लियर होता तो आप इजीली कर लेते, है ना। और कोई बार होता है, मुझे लगता है कि यार चलो यार पता नहीं फंक्शन ग्राफ में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, टफ हो सकता है, मैंने नहीं देखा, फाइन। लेकिन तो अभी भी मैं हूँ भाई 9 मिनट में 4 क्वेश्चंस, फाइन। इसको ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारे 9 मिनट में 4 क्वेश्चंस है। देयर यू गो, व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, काफ़ी स्टूडेंट्स इसको छोड़ देंगे, बट आई एम ए बिग फैन ऑफ कोडिंग, भी कोडिंग बहुत पसंद है। जैसे ये क्वेश्चन देखा मैंने बोला यार स्टेप 1 स्टेप 2 कोडिंग तो इतनी पसंद है कि इसको कैसे छोड़ सकते हैं, है ना। अब इट डिपेंड्स, आपकी कोडिंग अच्छी हो, कोडिंग लाइफ में कभी की हो, थोड़ा बहुत आइडिया हो तो ही कर सकते हो, अदरवाइज थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, वैसे मेरे फिर भी इसमें शायद 2, 2.5, 3 मिनट तो गए थे। ठीक है, फ्रैंकली नहीं जाने चाहिए ये भी बताता हूँ, पर अराउंड 3 मिनट चले गए थे समझते समझते। तो मेरे भी 12 मिनट्स में 5, और ये हो सकता है 3 तो बहुत ज़्यादा दे दिए मैंने भी ज़्यादा दिए, आप दे भी दो, उससे ज़्यादा क्या दोगे। यहाँ पे देखिए, तो इस क्वेश्चन को करने में सबसे पहले इन्होंने बोला है इनपुट आपका है n डालते हो, आउटपुट आपका s बाहर आएगा। ठीक है, दोनों रियल वैल्यूज़ है, अल्गोरिदम ये है। सबसे पहले तो s 0 है, यानी वो लोग s की वैल्यू टू बिगिनिंग जो आउटपुट आपको देना है वो 0 मान के चलते, आगे जाते हैं। अगर आपका n या तो -1 से छोटा है, यानी कि अगर नंबर लाइन आप समझो तो -2 ऐसा कुछ है ना,
-3 ऐसे कुछ है, और 1 से बड़ा है, यानी -1 और 1 से या तो इस तरफ, अगर इसके इस तरफ या इसके इस तरफ है तो s की वैल्यू 1 बढ़ा दो, यानी पहले तो 0 थी 1 हो गई, ठीक है। अगर वो 1 से बड़ा या -1 से छोटा है, यानी उसकी वैल्यू कुछ सब्सटेंशियल है, चाहे -50 हो चाहे 101 हो, ऐसी कुछ है तो ठीक है, फाइन, ओके। अदरवाइज स्टेप 5 पे चले जाओ, यानी मान लो मैंने -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू मान ली है, हो सकता है मैंने मान लिया 0.23 या -0.23, तो सीधा स्टेप 5 पे जाना है, प्रिंट s अभी तो 0 ही था, अच्छा तो मुझे 0 प्रिंट करना है, ठीक है ना, यानी वैल्यू अगर 0.23 या -0.23 थी तो आंसर 0 आया। तो अगर मैंने तब ऑप्शन देखे होते, यहाँ पे देखिए, इट कैलकुलेट्स द हाईएस्ट पावर ऑफ 10 दैट कैन परफेक्टली डिवाइड, एंड परफेक्टली तो कोई डिवाइड नहीं कर रहा है ना, ये तो गलत है। इट कैलकुलेट्स द नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इन n, इसके लेफ्ट में कोई डिजिट नहीं है, 0 है और आंसर भी 0 है, तो ये हो सकता था। इट कैलकुलेट्स द नंबर ऑफ जीरोज ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ n, एक्सट्रीम राइट कुछ हम गिन नहीं रहे है ना। इट कैलकुलेट्स द नंबर ऑफ डिजिट्स इन n, तो मैंने ये यहाँ पे किया होता तो सीधा ये आंसर आ जाता, बात खत्म हो जाती। आर यू गेटिंग दिस? बट मैंने यहाँ पे चेक नहीं किया, मैंने प्लस वाले या माइनस वाले नंबर सोचे कि चलो 100 ले लेता हूँ, मैंने फॉर एग्जांपल 100 लिया, तो जब मैंने 100 लिया तो ऑब्वियसली मेरा S1 हो गया, ठीक है, S1 हो गया इस पॉइंट के चलते, S इज S+1, और n आपका पहले वाले नंबर से डिवाइड बाय 10 हो गया, 100 लिया था तो n मेरा 10 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ा, गो टू स्टेप 2, वापस स्टेप 2 पे गया, अब वापस मेरा n मुझे चेक करना है जो कि 10 है, तो वापस इस रेंज में नहीं है, ठीक है, तो मेरा s वापस 1 बढ़ेगा, n वापस डिवाइड बाय 10 होके 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा n 1 है, वापस में स्टेप 2 पे गया, तो मैंने बोला हाँ अभी भी ये इक्वल है, ये इक्वल है तो s और 1 बढ़ेगा, तो s और 1 बढ़ के 1 + 1 + 1 3 हो गया, और अब ये 0.1 हो गया, तो नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली ये इसमें नहीं जा पाएगा, एल्स गो टू स्टेप 5 और मेरा s प्रिंट हो जाएगा जो कि 3 है। तो मैंने सोचा यार 100 डाला तो 3 आया, इसका मतलब कि इट कैलकुलेट्स द नंबर ऑफ डिजिट्स इन n, तो मुझे लगा यार ये भी हो सकता है। फिर मैंने सोचा लेकिन पॉइंट में डाला होता तो उसका तो कुछ आया नहीं, तो मैंने नेक्स्ट टाइम वापस पूरा चेक किया कि 100.3 डाला होता तो भी ऑब्वियसली ये आंसर आता। इसका मतलब ये डिजिट नहीं बता रहा, ये यही बता रहा है ना कि नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। पहले जब 0 पॉइंट समथिंग डाला था तो पॉइंट के लेफ्ट में कोई डिजिट नहीं थे, 0 था, तो वही मुझे आंसर दिया था। यहाँ पे जब 100.3 है तो मुझे 3 आंसर आ रहा है, यानी पॉइंट के लेफ्ट में 3 डिजिट है ना। तो 3 मिनट मेरे चले गए जो कि नहीं जाने चाहिए। आई थिंक वी कुड हैव डन इट फास्टर, मे बी इवन ए मिनट, लेकिन 3 मिनट मेरे खुद के गए थे, तो मैं आपको बोल सकता हूँ तो 12 मिनट्स में 5, ठीक है, यहाँ तक हम पहुँचे। अराउंड 12 मिनट्स 5 क्वेश्चंस, डूइंग प्रिटी वेल, राइट, ठीक है। चलिए 12 मिनट्स 5 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सामने किस तरह करेंगे देखिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ट्राई कर ली होगी। ये कॉमन क्वेश्चन है लेकिन उसके जो फिगर्स है वो थोड़े इजी नहीं है, ठीक है। तो हमने किया भाई, चलिए अभी दोनों में वाटर पहले ले लेते हैं, तो 4/13, इसमें वाटर 7/10, और इस दोनों को किस रेशियो में लेना चाहिए, वही क्वेश्चन है ना, इस दोनों को किस रेशियो में मिलाना चाहिए जिससे कि फाइनल वाटर 11/21 हो जाए, ठीक है, फाइन। अब इसमें मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, इस तीनों का एलसीएम लेके तीनों का बेस इक्वल करता हूँ। उसमें मेरा 2 मिनट ऑलमोस्ट बिगड़ गया क्योंकि बहुत बड़े कैलकुलेशंस आए, ठीक है, और मैंने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी फ्रेंकली। तो 2 मिनट मेरे बिगड़े जो नहीं बिगड़ने चाहिए थे। आपको क्या करना चाहिए, इस दोनों का डिफरेंस सामने जाता है, हम सबको पता है, तो इस दोनों का डिफरेंस यहाँ पे ही गिनती कर लो ना, 21 × 7 147, 11 × 7, समझ में आ रहा है, ये तो आप सबको आता है ना भाई। वापस में लिख देता हूँ 7/10 - 11/21, सो 147 - 77, सो 70/210 है ना। इस दोनों का डिफरेंस आप सामने डालोगे, समझ में आ रहा है। वापस, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, 147 - 110 ना, सॉरी, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ 147 - 110 इज 37, सॉरी 37/210, ठीक है। थोड़ा सा इसको अच्छी तरह लिख देता हूँ। देखिए अभी भी वापस वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है ना, कॉमन सी चीज़ पूछी है, तो मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैंने जो पहले कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई
ठीक है, 2 मिनट मेरे बिगड़े। मैंने सोचा यार इतना ईजी क्वेश्चन, सिर्फ कैलकुलेशन ही करने, फंडा तो हमें पता है, लेकिन वो जब तीनों का एलसीएम लेके मैंने बेस सेम करना चाहा तो बहुत टाइम बिगड़ गया। सही हो जाना चाहिए, उससे भी आंसर आना चाहिए, पर फिर मैंने सोचा यार कहीं गड़बड़ हो रही है, चलो मैं इंडिविजुअली करता हूँ। 2 मिनट मेरे बिगड़े क्योंकि मेरा ऑप्शन मैच नहीं हुआ। फिर दिस माइनस दिस किया, 147 माइनस 110, 37/210। फिर दिस माइनस दिस करना था, 11/21 माइनस 4/13। ये आपको लिख के कर रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, माइंड में ऐसे ही। 84 माइनस 143, 59/21 इंटू 13, ठीक है। पर अभी आपके लिए 143 माइनस 84, 59 अपॉन, और ये मल्टीप्लाई नहीं करते, ऐसे ही लिख देते 21 इंटू 13। क्यों? क्योंकि हमें रेशियो ढूंढना है। ये 21:10 है ना, तो ये 21 तो दोनों पे तरफ कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 10 बचेगा, है ना। अब देखिए ये 13 उधर जाएगा, 37 इंटू 13, और 10 उधर जाएगा, तो 10 उधर जाएगा तो 590 तो होगा। वैसे 590 इसमें ही है, पर तो भी अब इतनी मेहनत की है तो पूरा कर ही लेते हैं। 37 इंटू 13 शुड बी 370 प्लस 111, 481, एंड देयर यू गो, राइट। तो था कुछ भी नहीं पर, लेकिन मेरा इसमें ऑलमोस्ट 3 मिनट बिगड़ा, ठीक है। तो 3 मिनट अगर हम समझ के चले, 12 में 5, 15 मिनट 6 क्वेश्चंस, ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच रहे हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एवरीवन, राइट। तो यहाँ तक हम है, हमारा जो टारगेट है अभी वो ऑलमोस्ट हमारे पास सिर्फ 40 मिनट रहते हैं, लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चन करने होते हैं। पर ये अभी हम काफ़ी कंपैरेटिवली मेरे हिसाब से 2 मिनट में एक होना चाहिए, पर कुछ टाइम हमारा बिगड़ा है, नो वरीज। चलिए अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मेरे लिए ये क्वेश्चन सिर्फ 1 मिनट भी मैं बोलूँगा थोड़ा ज़्यादा ले लिया होगा, 1 मिनट से भी कम लिया होगा, क्योंकि बहुत सिंपल है, ऑक्टल सिस्टम हम सबको पता है, और ऐसे क्वेश्चन आगे भी एमकेट में आए, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, तो कोई टाइम नहीं लगना चाहिए, सीधा पता चलना चाहिए। अच्छा, डिविजिबल बाय 7, यानी 7 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 हो, और ये नंबर तो हमें पता है ये क्या होता है, 2 इंटू 8⁴ प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 8⁵, 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाइड बाई 8, 5 मल्टीप्लाइड बाई 8�0, पर हर एक को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 8 व्हेन डिवाइडेड बाई 7 रिमाइंडर तो 1 होता है, तो 8 को लेने की ज़रूरत क्या है। आर यू गेटिंग दिस? सम ऑफ डिजिट ही तो चेक करने थे, मैंने तो ये मतलब 5 सेकंड में कंक्लूड कर लिया कि अगर सम ऑफ डिजिट 7 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 7 से डिवाइड होगा, है ना। क्यों? वापस पूरा समझाता हूँ, ये नंबर क्या है, वैसे आपके लिए अभी समझा रहा हूँ, बाकी एग्जाम में ये 1 मिनट में एक हो गया। तो जो मेरा यहाँ पे 15 में 6 था भाई, 16 मिनट में 7 क्वेश्चन तक मैं पहुँच गया, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था आपके लिए। वापस इस नंबर को ऑक्टल नंबर में हम बोलते 2 मल्टीप्लाइड बाय 8⁴ प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 8⁵ प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 एंड प्लस 5, है ना। इसकी यही वैल्यू होती है इस नंबर की। हमें बोला है क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है। हम जब रिमाइंडर थियरम के हिसाब से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, इंडिविजुअल रिमाइंडर्स लिख सकते हैं। दैट मीन्स 8⁴ व्हेन डिवाइडेड बाय 7, 8 की जगह 1 लिख सकते हैं ना, 8 व्हेन डिवाइडेड बाय 7 इज 1, सो 1 एनीथिंग, 4 हो, 3 हो, 2 हो या 1 हो, क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो सब 1 ही है ना, ये सब 1 ही है। सो 2 प्लस 3 5 प्लस 7 12 प्लस 6 18 प्लस 5 23 7 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो पहला आंसर नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? सो विद इन 5 सेकेंड्स आई रियलाइज कि ऑल आई हैव टू डू इज टू सम ऑफ द डिजिट्स। अगर 7 से डिवाइड होता है तो वो होगा, तो फिर कुछ नहीं करना था भाई। जैसे आई थिंक लास्ट में बैठा था, जहाँ तक मुझे याद है, 3 6 9 4 13 5 18 3 21 या 21 होता है जो 7 से डिविजिबल है, तो आपका आंसर डी है। फाइन, सो आई होप यू कुड अंडरस्टैंड इट। जैसे मैंने बोला 16 मिनट 7 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। चलिए ये वाला क्वेश्चन, ईच ऑफ द 4 गर्ल्स, ठीक है, ऑल राइट, अच्छा क्वेश्चन था भाई ये, बट कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी आनी नहीं चाहिए। देखिए समझते हैं, जैसे क्वेश्चन मैंने देखा, अच्छा ABCD है ना, ए ने अपनी चॉकलेट में से 1/3 बी को दी, बाद में बी ने अपनी चॉकलेट में से 1/4 सी को दी, सी ने अपनी चॉकलेट में से 1/5 डी को दी, और सबके पास अब इक्वल हो गई। और शुरू में अगर ए के पास 80 ज़्यादा थी बी से,
तो सी और डी के बीच का गैप पूछना है, ये पूछा। इस दोनों का गैप दे दिया है 80। फाइन, ठीक है। अब देखिए मैंने किया क्या, बहुत सिंपल सी चीज़ समझी मैंने कि भाई ए के पास कितनी है मुझे नहीं पता, 1/3 यानी मान लो ना 30 है फॉर एग्जाम्पल। अगर ए के पास 30 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो 30 का 1/3, उसके पास 2/3 बचेगी, उसके पास 2/3 ऑफ ए बचेगी। कोई डाउट नहीं है, हाँ या ना, ठीक है ना, ये तो हम समझ सकते हैं। 2/3 ऑफ ए बचेगी। ओके, बी के पास जो भी नंबर था, ठीक है, उसके पास वो 1/3 ऑफ ए उसको मिलेगा, लेकिन पूरे का वो 1/4 देने वाला है, तो उसके पास ऑब्वियसली इसका 3/4 बचेगा, इस पूरे का 3/4 बचेगा, और वो इक्वल है। ये फटाक से इक्वेशन में समझ गया, जिससे कि ए और बी का कुछ रेशियो मिलना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है भाई, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व किया तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं इसको, क्योंकि दोनों तरफ जो आपका बेस है वो सेम करना है, बट एनीवे चलो पहले मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, बाकी ये आप कर सकते हैं दोनों को। जैसे चलो कोई बात नहीं, पहले ऐसे ही लिख देता हूँ, 2/3 ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4 ऑफ बी प्लस 1/4 ऑफ ए, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए उधर जाएगा। अब पहले तो ये 12 से सबको मल्टीप्लाई कर दो ना, इजी हो जाएगा। इस टर्म को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 है, इज इक्वल टू इसको जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9b प्लस इसको 12 से करेंगे तो 3 है ना। 3 उधर जाएगा, 5a इज इक्वल टू 9b, यानी ए और बी का रेशियो 9:5 आया। जैसे ए और बी का रेशियो 9:5 आया, अगर 80 का गैप बनाना है, जो 4 है वो 80 मतलब मल्टीप्लाइड बाई 20, ये 180 हो गया, ये 100 हो गया। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ये 180 हो गया, ये 100 हो गया। अब मैंने सोचा कि अगर इसने अपना 1/3 दिया होगा तो ऑब्वियसली 60 दिया होगा, 120 बचा होगा, है ना। तो इसके पास 120 बचा होगा, ठीक है। इसके पास 60 आया, 160 का 1/4 ऑब्वियसली 40 दिया होगा, तो सी को 40 मिला होगा, है ना। तो सी के पास सी जो भी उसका शुरू का रुपया था वो +40 आ गया। अब मुझे ये पता है कि सी +40 वो अपने रुपीज़ में से 1/5 निकालता है, यानी उसके रुपए 4/5 बचते हैं, और जो बचते हैं वो तो 120 ही बचाने। जैसे इसने भी 160 में से 40 दे दिया, तो इसके भी 120 बच गए थे, तो इसको भी 120 बचाना है ना। तो इसको सॉल्व कर दिया भाई, कोई बड़ी बात नहीं थी। 4/5 को उधर भेज दो, सो 30 × 5 150, तो C110 मिल गया, है ना। तो यहाँ पे लिखा मैंने C110 मिल गया, क्योंकि 110 था प्लस 40 150 मिला, 150 का 1/5 30 दिया, है ना। तो हो गया उसका भी 120, और क्योंकि 30 इसको मिला बाद में उसका 120 हुआ, इसके पास 90 होगा। तो 90 एंड 110 पूछा क्या है, सी एंड डी के पास जो शुरू में रुपए थे उसका डिफरेंस ऑब्वियसली 20 आएगा, है ना। नॉर्मल कॉमन देखिए लंबा, थोड़ा बहुत लंबा था, बट दिस इज हाउ यू वुड हैव डन इट। आई वुड हैव टेकन 3 मिनट्स, नो वरीज अबाउट दैट, बट क्योंकि ईजी था, फंडा कुछ इतना डिफिकल्ट था नहीं। अगर आपके बेसिक अरिथमेटिक क्लियर है तो इतने सिंपल इक्वेशन बनाने तो आने चाहिए, ठीक है। सो 3 मिनट में ये क्वेश्चन मेरे से हुआ होगा। 16 में 7 थे, 19 मिनट्स 8 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 19 मिनट्स 8 क्वेश्चन, फाइन। दैट इज हाउ आई वाज गोइंग। देयर यू गो। देखिए जैसे ये क्वेश्चन में जियोमेट्री नॉर्मली छोड़ देता हूँ, पहले तो नहीं पकड़ता, इसको मैंने मार्क फॉर रिव्यू भी नहीं किया था, ठीक है। तो ये जैसे क्वेश्चन देखा छोड़ दिया मैंने विद इन ए सेकेंड, आगे कुछ ईजी आ जाए, क्यों मैं इस पे पढ़ूँ, है ना। मुझे पता है 19 मिनट में 8, ऑलरेडी मैं 2 से ज़्यादा मिनट ले रहा हूँ, तो मैं ऐसे क्वेश्चन में नहीं पढ़ता, ठीक है। पर हाँ अभी के लिए मैं आपको सॉल्व करता हूँ, क्योंकि एनालिसिस तो मैंने किया। जब ये रिजल्ट आया तो मैंने वो क्वेश्चन निकाला, पहले खुद ट्राई किया, सोचा, मेरे से बैठा, लेकिन फ्रैंकली मेरी ऑलमोस्ट 5 मिनट बिगड़ी होगी, तो अच्छा हुआ मैंने इसको छोड़ दिया। टफ क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। देखिए बोला ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर O, तो मैंने बनाया, ठीक है यार, ये सेंटर O यहाँ बनाया। अब आगे कैसे पॉइंट वो बनाने कैसे, तो उसने बोला है OAC इज ABC, ओके। तो मैंने पहले ये बनाया एक्सक्यूज मी, कि भाई ये मान लो इसी लाइन में कहीं पे मान लेते हैं। अब OAC, C कहाँ लूँ, मैंने बोला यार C कहाँ लेते, एक काम करता हूँ, अगर मैं C यहाँ पे कहीं पे लेता हूँ तो ये OAC जो बनेगा, ठीक है भाई, एक तो मिडल में ले सकता हूँ, एक मिडल के इधर, एक मिडल के इधर, 3 तरीके से ले सकता हूँ, हाँ है ना, ठीक है ना।
तो मैंने बोला तीनों तरीके से मैं ट्राई कर लेता हूँ। तो अगर मैं सी इधर ले रहा हूँ, फिर चाहे ऊपर नीचे तो एक ही बात है, ठीक है। ओके, अगर मैं इधर लेता हूँ तो ये एग्जैक्टली 45 डिग्री बनेगा, हाँ है ना, बिकॉज ये 90 डिग्री बन जाएगा, वी कैन अंडरस्टैंड दैट। सो 45 दोनों रेडियस सेम है। ओके, यहाँ पे 45 बनेगा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 45 से थोड़ा ज़्यादा। तो मैंने बोला अब पता नहीं यार, ये इक्वल करना है, उस तरह से कुछ ड्रॉ तो करना पड़ेगा। तो अगर मैं सी यहाँ लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये एंगल 45 से ज़्यादा आ गया है ना, OAC कितना आ गया 45 प्लस। तो अब ABC, अब मुझे B कहीं पे बनाना है, और जब C जाता हूँ तो कितना बनाना है भाई, ABC 45 प्लस बनाना है ना। अगर मान लो मैंने B इधर बनाया है ना, तो AC से B जो आएगा, समझ में आ रहा है, जहाँ पे भी B बनेगा वो 45 से ज़्यादा बनना है। अब मैंने बोला वो पता कैसे चले, तो मैंने सोचा एक चीज़, एक सेकेंड, बीच में हमेशा डबल बनता है, मुझे पता है ना। बीच में जो भी मैं सर्कल के कोई भी पार्ट पे करूँगा, उससे सेंटर पे कोई भी आर्क डबल डिग्री सबटेंड करती है। मैंने बोला अच्छा यहाँ पे 45 से ज़्यादा मतलब बीच में 90 से ज़्यादा, लेकिन इस दोनों के बीच में अगर बनाए तो बीच में 90 से ज़्यादा तो बनना पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स सी यहाँ पे नहीं हो सकता। फिर मैंने सोचा तो फिर ठीक है, सी यहाँ पे बनाने की ट्राई करता हूँ या यहाँ पे बनाने की ट्राई करता हूँ, सोच तो लेता हूँ। तो मैंने सोचा सी अगर यहाँ पे है तो फिर ये OAC जो है ये एंगल तो 45 से छोटा है ना। OAC जो एंगल है वो 45 डिग्री से छोटा है। अब मुझे B कहीं पे सबस्टेंड करना है जो 45 से छोटा हो, ABC भी 45 से छोटा अब बनाना है मुझे, है ना। तो अगर मान लो B यहाँ पे मानता हूँ, तो समझो कि बीच में मुझे 90 से छोटा, लेकिन ये तो 90 से बड़ा हो जाएगा अब ये एंगल, तो मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है ना। C में ना इधर ले सकता हूँ ना इधर ले सकता हूँ, यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस। एक तरफ लेता हूँ तो भी वो पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, दूसरी तरफ भी नहीं बन रही, तो मैंने सोचा अब तो शायद बीच में ही ले लूँ 45 डिग्री, है ना। तो यही था, ये करते करते मुझे 2 मिनट लग गए। एक उसको सोचा पूरी तरह से, एक उसको सोचा, एग्जाम में नहीं सोचा, लकी मी, है ना। तो मैं छोड़ ही देता हूँ। फिर बाद में शांति सोचा तो पता चला कि अच्छा इसका मतलब तो फिर सी यहाँ पे ही आना चाहिए। तो फिर ये OAC जो है ये 45 डिग्री है, तो ABC भी 45 डिग्री करना है। अब मैंने बोला यार ABC 45 डिग्री कैसे कर सकता हूँ, मतलब B कहीं पे लेना है जहाँ से ABC 45 डिग्री बने। तो मैंने बोला एक तो यहाँ पे कर सकता हूँ, है ना, ABC, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये फिर कितने हो जाएंगे, ये 45 डिग्री यहाँ पे बन सकते हैं। समझ में आ रहा है, ABC, क्योंकि ये दोनों तो सेम साइड होगी ना, मैंने ये बीच में रखा है, समझ में आ रहा है, ओके एग्जैक्ट सामने, जैसे इजी पड़े। तो फिर ये मैंने बोला अच्छा है भाई, ये 45 डिग्री तो ऐसे बन सकता है, या तो फिर शायद यहाँ से भी बन सकता है ना, इस तरह से भी बन सकता है। तो ये सब दिमाग में आना चाहिए। जियोमेट्री बहुत ख़राब चीज़ है, अगर बहुत प्रैक्टिस किए तो आपका दिमाग चलेगा। तो मैंने इस तरह सोचा यार, अगर पहले तो यहाँ या यहाँ सेट नहीं हुआ, बीच में ही सेट हुआ, तो OAC तो 45 डिग्री, अब ABC भी 45 डिग्री बनाना था, तो एक या तो यहाँ से आ सकता था या यहाँ से आ सकता था। तो मैंने बोला वापस इसमें सोचना पड़ेगा। वापस मैंने सोचा अगर मैं यहाँ पे भी रखता हूँ, ठीक है, तो इन्होंने आगे नाप भी दिए कि AB 24√2 है एंड AC 20, AB ये है, AC ये, लेकिन ये तो इक्वल होने चाहिए, अलग अलग कैसे है। जब अलग अलग है तो मैंने सोचा ये तो B नहीं है, शायद B यहाँ पे ही होगा, तो AB AC अलग अलग हो सकता है ना। तो इतना सारा सोचा, तब मुझे पता चला अच्छा भाई AB 24√2 है, AB तो ये 24√2 है, मतलब ये 12√2 है, ये 12√2 है, तो ही 24√2 टोटल होगा, ये तो बीच में है, ओके। और इन्होंने बोला है AC 24 है, ये AC जो है ये 24 है ना। अब देखिए मुझे पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ BC, तो ये BC कितनी होगी, ऑब्वियसली ये 24 है तो ये भी कितना होगा, 24 होगा, है ना। पर फ्रैंकली मेरे 4-5 मिनट ऑलमोस्ट चले गए होंगे पूरा थिंकिंग प्रोसेस में, लेकिन एग्ज़ाम में मैंने किया नहीं। जब एनालिसिस में वो क्वेश्चन मैंने देखा तो मैंने सोल्यूशन नहीं देखा, मैंने मेरे हिसाब से जो सोचा वो आपसे शेयर किया। सो दैट इज़ हाउ द आंसर वॉज 24, क्योंकि ये 24 है तो ये भी 24, आंसर आपका है ऑप्शन बी, ठीक है, फाइन। बट फ्रैंकली ऐसे क्वेश्चन से दूर रहे, है ना। जो मैंने किया बखूबी किया तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैं था 19 मिनट 8 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने इजीली छोड़ दिया था। आगे क्या होता है देखते हैं, 19 मिनट 8 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मतलब ये क्वेश्चन तो मतलब 30 सेकंड में आ गया यार,
मतलब कुछ था ही नहीं, मतलब 15 सेकंड में आ गया। बाद में मैंने सोचा यार इतना इजी है क्या, मतलब हाउ कैन दे आस्क सच एन इडियट क्वेश्चन विच इवन 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट कैन आंसर। मतलब मैं शायद मेरे बच्चे को पूछूं यार वो दे दे, केजी वाला बच्चा, केजी नहीं अब तो शायद सेकंड में आ गया है ना, बट वो दे दे यार। बोला है 2 डिजिट का नंबर है जिसका डिफरेंस 8 है, ऐसे कितने नंबर है 2 डिजिट वाले। अरे भाई 8 डिफरेंस है तो एक तो 80 होगा, पहले ही सोच में आया। अच्छा इसका उल्टा तो नहीं कर सकते, या तो दोनों को एक एक बढ़ा दो, 9 1 या 1 9, 3 नंबर होंगे। मतलब 15 सेकंड में सोचा यार 3 नंबर हो गए, 3 ऑप्शन में भी है, फिर सोचा यार इतना इजी, फिर वापस पढ़ा, 15 सेकंड और बिगाड़े, है ना, कि यार यही है, हाँ भाई वही है ना। मतलब कुछ था नहीं, है ना, तो कुछ नेग्लिजिबल टाइम था जिसमें आधा मिनट आप मान लो 19 की जगह, है ना, कुछ खास टाइम उसमें बिगड़ा नहीं, ठीक है। और 9 क्वेश्चन भी सही हो गए, है ना। और ऐसा ही ये सेम क्वेश्चन, मतलब पता नहीं यार क्या पूछा था वापस, है ना, बहुत सिंपल, सोच में पड़ गया कि ये यही क्वेश्चन है। हाँ 1 मिनट गया क्योंकि ये पूरा पढ़ने में समझने में, पर था कुछ भी नहीं। देखिए बोला है कि एवरेज मार्क 10 स्टूडेंट्स के है, वो 4.4 है, यानी 10 स्टूडेंट्स हैं, उसका टोटल स्कोर आया है 44, है ना। बाद में बोला है 10 क्वेश्चन की ये टेस्ट थी, हर एक का 1-1 मार्क था, कोई नेगेटिव मार्क तो थे ही नहीं, ओके। और फिर बोला है कि एक क्वेश्चन जो था इवेंचुअली रिमूव कर दिया, अच्छा, और उसके मार्क्स भी हटा दिए, तो अब एवरेज 3.8 हो गई। मतलब अब 38 टोटल हो गया, 3.8 एवरेज हो गई, 10 लोग की 38 एवरेज हो गया। तो बोला कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिसने ये क्वेश्चंस के कोई मार्क्स मिले नहीं होंगे। तुमने बोला यार 6 मार्क्स हटे हैं, एक क्वेश्चन, 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, तो 6 लोगों ने अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट नहीं, 6 लोग को उसके मार्क्स मिले होंगे, 6 मार्क्स, तो 6 लोगों ने उसके मार्क्स मिले थे। और पूछा कितने लोग को नहीं मिले थे, भाई 10 स्टूडेंट तो थे, 4 स्टूडेंट को नहीं मिले थे। मतलब पढ़ के पहले ही पता चल गया यार, विदाउट, ये तो आपको समझाने के लिए, बाकी सीधा दिखता है 44 38 मैंने बोला 6 तो 4, तो भाई ऐसा ही क्वेश्चन है, वापस एक बार पढ़ा, 1 मिनट हुई भाई, है ना। तो कुछ नहीं था यहाँ पे, 20 मिनट और 10 क्वेश्चन, है ना, 8 तो थे, 2 और सही हो गए, तो 20 मिनट में मैंने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला, ये ओके, वेरी गुड। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, फ्रैंकली मैंने क्या किया, आई एम बिग फैन ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मुझे लगता है मैं हमेशा सही कर सकता हूँ, और ये क्वेश्चन भी मैंने किया, लेकिन जैसे ये देखा मुझे लगा थोड़ा टाइम लग सकता है, तो मैंने ये मार्क 4 रिव्यू किया था, ठीक है, लास्ट में किया मार्क 4 रिव्यू वाले क्वेश्चन जो सेकंड राउंड में गया तब। पर अभी के लिए आपको बता देता हूँ, इसमें मेरा बहुत टाइम बिगड़ा, मतलब शायद 3 मिनट तो मिनिमम गए होंगे, 4 भी हो सकते हैं, फाइन। और अल्टीमेटली मैंने एक गड़बड़ कर दी और गलत भी दे दिया। आई थिंक इसके नेगेटिव नहीं थे क्योंकि टाइप टीटा था, तो नेगेटिव नहीं थे, पर थोड़ी सी गड़बड़। मेरा आंसर आया 138, आंसर आ रहा है रियल आंसर 135, तो 3 के चलते मुझे उसकी क्रेडिट भी नहीं मिली, मेरी 4 मिनट भी बिगड़ी। तो कोई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको ले डूबता है, आपका कोई टॉपिक भले अच्छा हो। वैसे मैंने मार्क 4 रिव्यू किया था, अगर मैं चालू एग्जाम में इसको करता तो आई वुड हैव रियली रिपेंटेड, ठीक है, नहीं करना चाहिए। लास्ट में मेरे इसमें टाइम बिगड़ा। तो देखिए बोला है 5 डिजिट का नंबर है जिसमें 4 डिजिट सेम है तो एक अलग है, और ये मल्टीपल ऑफ 3 भी है, ऐसा कितने नंबर पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैंने सोचा यार वो एक तो वो जो 4 डिजिट है और एक ये सिंगल डिजिट अलग है, यहाँ पे अगर चारों 0 हो, ठीक है, तो एक डिजिट 3 6 या 9 हो सकता है, ऑब्वियस है, ओके। जब ये चारों डिजिट एक हो तो टोटल 4 हो गया, जब टोटल 4 हो गया तो अब 3 का मल्टीपल 6, यानी 2 + 3 5 + 3 8, ये हो सकता है। आगे मैंने सोचा अगर ये 2 हो, चारों 2 हो तो 8 टोटल हुआ, 3 का मल्टीपल 9 तो करना है, मतलब 1 + 3 4 + 3 7, ये सब चल सकता है। नेक्स्ट चारों डिजिट या तो हो सकते हैं 3, वापस वही करना है, 3 4 12 हो गया, तो मतलब ये डिजिट 0 3 6 या 9 हो सकता है। बस यहीं पे मैंने गड़बड़ कर दी, 3 थोड़ी हो सकता है, 5 3 हो जाएंगे, है ना, लेकिन वो मेरे से मिस हो गया। तो मेरे से क्या हुआ, 5 3 5 6 और 5 9, वो 3 नंबर भूल से ऐड हो गए। क्योंकि जब आप इसमें घुस जाते हो ना, फिर भूल जाते हो कि अच्छा ये सेम तो नहीं करना चाहिए ना, इधर जो डिजिट लो वो इधर, थोड़ा मैं भूल गया, और उसी के चलते मेरे 3 नंबर्स एक्स्ट्रा है। हाउ मेनी सच नंबर्स आर पॉसिबल, मैंने लिखे 138, सही आंसर है 135, क्योंकि 3 नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये भी 4 3 है और ये भी 3 है, तो 5 सेम हो गए ना। पर लिखते लिखते वो मेंटल में, है ना, माइंड में हमने क्या किया कि अच्छा भाई ये 3 है, 12 आ गया,
12 आ गया, मल्टीपल ऑफ 3 के लिए अब या तो 0 ऐड करो या 3 या 6 या 9, तो वो लिख दिए मैंने। फिर जैसे उसी तरह यहाँ पे चारों 4 हो तो 16, सो 2, अब तो यही आ रहा है 2 5 8 है ना, ओके। ये 5 हो तो 20 जब आ गए तो नेक्स्ट 21 करने के लिए 147 है ना। तो देखो पैटर्न तो अब वही बन रही है, 369 258 147, ये 369 इसमें 0 ऐड हुआ, 258 147, जब 6 है तो वापस वही चीज़ हो जाएगी 0369, क्योंकि 6 4 ज़ा 24, तो 3 का मल्टीपल तो यही, नेक्स्ट क्या ऐड करना चाहिए, या तो 0 या 3 या 6 या 9, वापस 6 नहीं आना चाहिए। जो मैंने गलती की है वो ये है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6 है ना। बाद में देखिए टाइम टेकिंग नहीं था, क्योंकि बाद में इसी तरह आप 7 8 9 तक जाओगे, और मैंने गया नहीं, बाद में मैं समझ गया यही पैटर्न है ना। तो जब ये 7 होगा तो अब इसके बाद किसकी बारी है, इसके बाद 258, ये 258 होगा, ये 8 होगा तो 147 होगा। अब बनाना नहीं है उसको, जब 9 होगा तो 0369 होगा। हाँ, सिर्फ समझना ये था कि यहाँ पे 9 काटना था, मैंने नहीं काटा, तो मैंने 5 3 5 6 और 5 9 वाले जो नंबर है जिसमें पांचों डिजिट सेम आते हैं, ऐसे 3 नंबर मैंने भूल से ऐड कर दिए, 138 दिया, आंसर 135 था। अब कैसे था देखिए, इसके बाद चारों अगर 0 है तो वो तो पहला डिजिट हो ही नहीं सकता, तो 3n 4 0 6n 4 0 9n 4 0, 3 नंबर्स ये बने है ना, 3 नंबर्स तो ये बन गए। इसके बाद जहाँ पे यहाँ 0 नहीं है तो 4 1 है 1 2 है, तो ऑब्वियस है ये तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, 5 ऐसे बनेंगे, उसी तरह 5 इधर, इसी तरह 5 इधर, तो 15 ऐसे बनेंगे है ना। सेम यहाँ पे ना 5 फैक्टोरियल 2n1 2n4 2n7, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, तो उसी तरह 15 इधर बनेंगे, इधर भी 15 बनेंगे, तो ये तो सब 15 है। अब 147 वाले 15, ये 15 है, ये 15 है ना। लेकिन यहाँ पे कितने बनेंगे, 3n 0 वाले, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ 0 कभी पहला डिजिट नहीं हो सकता, तो 0 के लिए 4 ही ऑप्शन पॉसिबल है ना। तो यहाँ पे पहला डिजिट 0 नहीं हो सकता, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, और बाकी सब तो 3 है, तो 4 नंबर ये बनेंगे, 4 + 5 + 5 यानी 14 इधर बनेंगे, उसी तरह 14 इधर बनेंगे, उसी तरह 14 इधर बनेंगे, सबका टोटल कर लो। लेकिन मैंने वो 14 14 14 की जगह भी क्या बना था, 15 15 15, तो मेरा आंसर आया 15 9 ज़ा 135 प्लस वो 3 138। लेकिन आंसर वो 3 नंबर नहीं आते, तो आंसर आ जाता आपका 135। देखिए मेथड तो यही होना चाहिए, मैं कभी उसका मेथड नहीं देखता, आई ऑलवेज अंडरस्टैंड ऑन माई ओन टर्म्स, आई थिंक इट शुड बी द सेम। इससे इजी मुझे नहीं लगता कोई मेथड होगा। लंबा करना पड़ा, मेरे 3-4 मिनट बिगड़े भी और मेरे मार्क्स भी नहीं मिले। तो अभी देखिए, लेकिन मैंने लास्ट में किया था तो ये प्रेशर मेरा अब नहीं था, अभी आपके लिए लिख रहा हूँ कि मेरे शायद 24 मिनट में 10 ही क्वेश्चन सही थे, मतलब एक गलत था तो उसका कोई नेगेटिव नहीं था, तो 24 मिनट में 10 क्वेश्चन, ठीक है। या तो मैं लिख सकता हूँ 11 - 1, 11 सही 1 गलत, ऐसे लिख रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने 22 अटैम्प्ट जरूर किए, 24 मिनट में 12 अटैम्प्ट जरूर किए, पर एक गलत हुआ, ये पहला वाला, ठीक है। पर ये मैंने लास्ट में किया था जिससे कि प्रेशर ना आए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मैंने फटाक से भी कर दिया। देखिए कैसे कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लेके ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये समझा कि अच्छा यार ये तो सेम है, क्वेश्चन को समझा कि अच्छा भाई इसने कुछ लार आइसक्रीम ऐसे कोन वाली खरीदी है ना, खाता गया है ना, कुछ 3 फ्रेंड्स है ना, सेब परफेक्ट कौन था, इतना % खा गया वॉल्यूम का, और फिर मोहन को दिया, मोहन ने जो बचा था उसका इतना % खाया। तो पहले तो मैंने इसको कन्वर्ट किया कि यार % है क्या इतना, 27 × 7 189, 189 + 1 1890 + 10, सो ये 19/27 है। ये मैंने तो बोला समझा कि 19/27 खाया। अगर मैं 19/27 खाता हूँ तो परसेंटेज का नॉर्मल मतलब है 8/27 फॉरवर्ड करता हूँ। तो मैंने सोचा पहले कौन की जो भी थी, अगर मान लो उसका x वॉल्यूम था तो उसने 19/27 खाया, यानी 8/27 बचा, इसका वापस 8/27 19/27 वापस वो दूसरा बंदा खा गया, वापस 8/27 बचा जो सोहन को मिला, और वो तो बोला है कि उसका लेवल जो था वो 4 सेंटीमीटर ही था। अच्छा, तो एक तो ये कौन है और एक ये छोटा सा जो कौन बचा ये है ना, इतना जब खाने के बाद, इस दोनों का ये जो है ये उसका हाइट 4 है, तो इसका हाइट कितना होगा।
अब मुझे अगर पता है कि सिमिलर फिगर्स में उसके 1D का रेशियो नहीं पता, पर 3D हमेशा क्यूब में आता है ना, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में जाता है, तो सिंपल मैं समझूंगा कि अच्छा भाई ओरिजिनल x था और अब वॉल्यूम ये बचा है, तो इसका रेशियो क्या हुआ, तो इसका रेशियो हुआ अगर आप समझो तो 8 × 8 64, x तो दोनों में कैंसिल है, ये 27 × 27 इधर जाएगा, सो 27 × 27 × 64, ये किसका रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो है, ओरिजिनल वॉल्यूम टू द लेफ्ट ओवर वॉल्यूम, है ना, बड़े कौन का वॉल्यूम, छोटे कौन का वॉल्यूम, और वॉल्यूम तो हमेशा क्यूब में जाता है, तो इसका क्यूब रूट कर दो ना, तो आपका 1 डिमेंशनल जो हाइट है वो मिल जाएगा। इसका क्यूब रूट क्या होता है, 3 × 3 9 इसका क्यूब तो 4 आता है, तो इसका जो 1 डिमेंशनल चीज़ होगी, उसका रेडियस मान लो, उसका हाइट मान लो, वो सब किस रेशियो में होगी, 9:4, 4 वाला 4 है तो ये 9 वाला कितना होगा, 9 होगा, है ना। तो इजीली ये तो नॉर्मल ही था भाई मेरे लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे किए, सिमिलर फिगर्स में एरिया स्क्वायर में जाता है, वॉल्यूम क्यूब में जाता है, इसके बेस्ड अगर आपने इस शॉर्टकट से किए क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, तो फटाक से आप टिक कर लोगे 4, मतलब सॉरी 9 है ना, ये 4 है तो वो वाला 9 है, तो आई थिंक आई वुड हैव टेकन मे बी 1.5 मिनट, ठीक है, लेकिन आप 2 मिनट मान के चल लीजिए, चलिए, तो 24 मिनट में 11:1 था, 25 मिनट में मेरा आ गया 12:1, ठीक है, फाइन। चलिए नेक्स्ट, अरे यार क्या इजी क्वेश्चन है, मतलब ये मॉड्यूलस वाला तो बहुत सबको पता है, या तो उसको प्लस मानते एक बार माइनस मानते, अगर ये प्लस है तो x - 1/2 ग्रेटर देन 3, मतलब x इज ग्रेटर देन 3 + 1/2, 3 + 1/2 इज 7/2, सो x इज ग्रेटर देन 7/2, ऐसा कहाँ दिख रहा है, एक तो यहाँ दिख रहा है और कहीं पे यहाँ दिख रहा है, 2 ही ऑप्शन तो हो सकते हैं, है ना, ये तो लेस देन बोला है, भूल जाओ, ऐसा तो कुछ है नहीं, भूल जाओ, 2 में से एक। अच्छा दूसरा, इसको अगर मैं माइनस मान लेता हूँ तो हमें पता है, हम मान लेते हैं 1/2 - x इज ग्रेटर देन 3, सो -x उधर चला जाता है, x लेस देन 1/2 - 3 इज -5/2, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, -5/2 इज ग्रेटर देन x इज लेस देन -5/2, देयर यू गो, है ना, इसमें नहीं है, तो ये सी वाला आपका आंसर है। मतलब 1 मिनट तो बहुत हो गया, है ना, अगर आपको बेसिक मॉड्यूलस का फंडा पता है, एक बार उसको प्लस मानते एक बार माइनस मानते, और इतना इजी क्वेश्चन 1 मिनट तो बहुत, शायद मैंने 30 सेकेंड में कर लिया होगा, ठीक है, आई डोंट थिंक कि मेरा इसमें टाइम गया होगा, क्योंकि मतलब देखने से ही पता चलता है, मैंने विदाउट पेन, हाफ उधर जाएगा 3.5 से तो बड़ा है, यानी अरे सॉरी 3.5 यानी 7/2, हाँ ये है, अच्छा ये 3 उधर आएगा तो -½ है ना, समझ में आ रहा है, ये उल्टा होगा, ½ - 3 2.5, अच्छा ये भी इसमें, बात खत्म, मतलब 30 सेकंड लगे होंगे, है ना, तो इसमें कोई टाइम जाए ऐसा था नहीं। तो अब हमारा देखिए स्कोर 25 मिनट में, आई वुड से 13:1, ठीक है, 25 मिनट में 13:1। चलिए ये वाला क्वेश्चन वापस देखिए, कुछ भी नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा हट जाता हूँ, पर क्वेश्चन में फ्रैंकली कुछ भी नहीं है ना, टाइम एंड वर्क का सिंपल सा क्वेश्चन, दोनों का टाइम दिया है 30-20, बोला है पी ने 15 दिन किया, तो 15 दिन में उसने आधा काम तो कर लिया, अब आधा काम बचा है, और बोला अब क्यों आया, तो दोनों साथ में मिलके कितना टाइम लगाएंगे। अब ये सबको पता है यार, 1/30 1/20 या 1/12 होता है ना, तो 1/12, लेकिन उसको काम 1/2 करना है, 1/2/1/12 यानी 12/2 इज 6, है ना, मतलब 1 मिनट तो बहुत हो गया, दे ही नहीं सकते आप, है ना, लेकिन इसका और उसका आगे का मिला के मैं 1 मिनट डाल देता हूँ, तो 26 मिनट और आपका हो गया 14:1, है ना, इजीली हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं, ये तो बेसिक है, टाइम एंड वर्क, मतलब ये तो सीमेट में भी नहीं पूछे इतना इजी क्वेश्चन फ्रैंकली। चलिए ये वाला क्वेश्चन वापस आप देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी एमकेट में आ गया है, पता नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है, बहुत नज़दीक ही आया था, आई थिंक 2-3 एमकेट में ही आया था, और नहीं भी आया होता यार, क्या चीज़ है, इन्होंने बोला है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बताइए, और थीटा था, मतलब कुछ कांस्टेंट ही होगी, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड तो नहीं होगा, और बोला ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन इंटीजर है, तो मैंने बोला ठीक है यार, मतलब कोई अलग अलग इंटीजर लेके अगर अलग अलग आंसर आता तो पूछते नहीं, तो मैंने बोला ठीक है यार, x - 2 x - 4 ले लेता हूँ मैं, है ना, ठीक है ना, तो 2 रूट है कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर, 2 और 4 ले लो ना, तो इसमें आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, भाई आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो हमें पता है कि b² - 4ac होता है, तो ये है क्या,
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, बी स्क्वायर क्या है 36 माइनस 4, ए तो 1 है, सी 8 है, तो ये क्या आया 36 माइनस 32, 4, टिक करो 4, नेक्स्ट। मतलब 1 मिनट भी इनफ है, ज़्यादा ही है, इसके लिए 1 मिनट देना भी है ना। जैसे ये क्वेश्चन पड़ा फटाक से ये कर दिया, चलो 1 मिनट मान के चलो। मतलब इतना फालतू क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। अगर आपने बेसिक फंडा पढ़ा है तो ये तो कुछ भी नहीं है, इतना इजी तो आ जाए तो कुछ भी नहीं है। तो ये टिक कर सकते हैं। आपका कितना हो गया भाई, 1 मिनट और बढ़ा दो, 27 मिनट में 15 1 है ना। सो 27 मिनट्स 15 1। वापस देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले खुद ट्राई कीजिए इनकेस नहीं किया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डिक्शनरी वाले क्वेश्चन का सबसे बेसिक फंडा है, मतलब सबसे इजी क्वेश्चन जो डिक्शनरी में आप पहला दूसरा क्वेश्चन करते हो ना, उस लेवल का क्वेश्चन है। आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया और डिक्शनरी नहीं किया ऐसा तो नहीं होगा, डिक्शनरी वाले क्वेश्चन तो किए ही होंगे, है ना। जैसे KITCHEN, किचन एक वर्ड है, उसके 7 लेटर्स को घुमा फिरा के जितने भी वर्ड्स बनते हैं 7 फैक्टोरियल 5 4 40, उसकी अगर एक डिक्शनरी बनाई जाए तो किचन कौन से नंबर पे होगा। ये कॉमन क्वेश्चन है और इतना बड़ा भी नहीं पूछा, इतना छोटा सा पूछा है कि भाई सोनिक के जो भी लेटर्स है उसको इधर उधर करके अगर हम एक डिक्शनरी बनाएं तो आइकॉन जो है उसके आगे कितने चले जाएंगे, उसके ऊपर कितने होंगे, आइकॉन का रैंक क्या होगा नहीं पूछा, उसके ऊपर कितने होंगे। ठीक है, तो वापस भाई इसको पहले हम हमेशा क्या करते हैं, इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आएगा C, उसके बाद आपका I है ना, उसके बाद NOS है ना, और हमें जो जिसका रैंक ढूंढना है वो है आइकॉन्स है ना, देयर बिफोर वर्ड ICONS। ओके, तो हम क्या करते हैं भाई, जैसे आई पे टिक किया, यहाँ पे आई पे टिक किया, एक इसका एक फंडा ही है भाई, जैसे इस पे टिक किया, इसके आगे कितना है 1 है, तो 1 इंटू बाकी 4 लेटर्स है 4 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल। अगर आपको पता हो ये कॉमन मेथड है। अब क्या करना है, पहले तो 5 लेटर है, पहले एक को फिक्स हो गया, बाकी 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। बाद में क्या करते हैं, आई तो आई के आगे 1 रहा तो 1 किया, सी आगे कुछ भी नहीं है 0 कर दिया, ओ आगे एक अनटिक्ड है 1 कर दिया, एन आगे कोई भी अनटिक नहीं है 0 कर दिया। समझ में आ रहा है, तो कुछ भी नहीं है, बाद में लास्ट में तो एस बचता ही है। ये आपका आंसर है। तो कितने आए भाई 24 प्लस ये 0 है, ये 0 है, सिर्फ यहाँ पे 2, तो 26। ये एक मेथड ही है भाई फटाफट करने का, है ना। मतलब 1 मिनट लगा मुझे इसको करने में, क्योंकि ये मेथड मुझे पता है। वैसे ये एक मेथड है क्या वो भी बता देता हूँ, ऐसा नहीं कि आप रट्टा मारो, समझो ना। देखिए समझाता हूँ पूरा, वापस पहले से समझाता हूँ। आपका जो वर्ड था वो था CINOS है ना, यानी आप डिक्शनरी के हिसाब से जो बनता था वो था CINOS। आपको जो वर्ड का चेक करना था वो था आइकॉन्स। ठीक है, देखिए हमारा वर्ड आई से शुरू हो रहा है, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली उससे पहले C आ रहा है। दैट मीन्स C से शुरू होते सब लेटर्स हमारे नंबर से, हमारे वर्ड से आगे होंगे। C से कितने शुरू होंगे, C खुद 1 है, मल्टीप्लाइड बाय, अगर C पहला है बाकी 4 किसी भी तरह घूम सकते हैं, 4 फैक्टोरियल प्लस। ठीक है, यहाँ C टिक किया, यहाँ C टिक किया, C के आगे कुछ नहीं आया। अगर आया होता, इसका मतलब अभी क्या है, IC के आगे कुछ नहीं आता डिक्शनरी में, आगे होता तो यहाँ एक होता, पर इनकेस कुछ होता तो IC तो मान लो एक यहाँ लेटर होता IB, तो मैं बोलता IC से आगे IB वाले आते हैं, और ऐसे कितने हैं, तो IB को फिक्स मान लो, बाकी 3 को किसी तरह घुमा सकते, 3 फैक्टोरियल है ना। तो ये कॉमन मेथड है, डिक्शनरी अगर आपने पढ़ी है, उस किस तरह करना है देखा है तो कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ओ एक बच गया N, इसका मतलब ICO से पहले ICN आना चाहिए, तो ICN से शुरू होते हुए हर लेटर ICN, N एक ही है ऐसा, और ऐसे कितने हैं, तो ICN तो फिक्स हो गया, बाकी बचे NS, अरे ICN फिक्स हो गया OS, तो 2 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है, प्लस तो देखिए N टिक कर रहा हूँ, यहाँ पे भी N है, आगे कोई अनटिक नहीं है, SS, बात खत्म हो गई। तो इतने लेटर थे, यानी कि 26 है ना। तो ये कॉमन मेथड है, डिक्शनरी अगर आपने पढ़ी है तो 1 मिनट इसमें लगता है। फाइन, तो यहाँ पे कितने हो गए भाई, हमने कितने लिखे थे, 26 में 14 1, अब हो गए, ये शायद गिना ही होगा उसमें, तो 26 में 15 1 है ना।
तो 26 मिनट, एक सेकेंड, 26 मिनट में नहीं, 26 से +1 कर देंगे ना, 27 मिनट में 15 सही 1 गलत। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो पोज करके, ठीक है, फाइन। अच्छा क्वेश्चन था। देखिए मैंने फ्रैंकली इसमें आई थिंक 2 मिनट बिगाड़े होंगे और मेरा ये गलत है, तो ये जो 2 गलत है उसमें दूसरा गलत ये है, तो इसके बाद मेरे शायद 30 मिनट तक खींच लेता हूँ। 30 मिनट हो गए होंगे, 15 सही 2 गलत, ठीक है, ये मेरा गलत है, इसको इंक्लूड करके 30 मिनट लगा दिए, फाइन। तो 2 गलत हुए, ये दूसरा गलत था। देखिए मैंने क्या गड़बड़ की, मैंने एक सिंपल सिली मिस्टेक की, आप नहीं कर सकते, और इसका सॉल्व करने का तरीका भी बताता हूँ, ठीक है। जब मैंने दूसरी बार देखा कि गलत है तो वापस सोचा और फिर बहुत ईजी था। देखिए कैसे कर सकते हैं। 3 - 2, ओके, पहले तो यहाँ पे हम बना देंगे, है ना, अपना, ठीक है ना, सबको पता है कार्टेशियन, है ना। तो इसमें जो आपका आता है 3 - 2 कहाँ होगा, यहाँ पे अगर 3 होगा, -2 सपोज यहाँ होगा, तो इस पॉइंट को हम लिख देते हैं 3 - 2, है ना, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम सबको पता है ना भाई, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, फाइन। 3 - 2 यहाँ पे होगा। दूसरा 2 3, यानी 2 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होगा कहीं पे, तो इसको बोल देते हैं 2 3। ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट वो है, और एक है 4 5, ठीक है। 4 यहाँ पे होगा, शायद 5 कहीं यहाँ पे होगा, तो एक है 4 5। तो ये 3 पॉइंट से आप समझिए, 3 पॉइंट से कितने पैरेललोग्राम बन सकते हैं, चौथा वाला पॉइंट हमें डिसाइड करना है। अब देखिए मैंने क्या किया, वो बताता हूँ। मैंने थोड़ा पेन का कलर बदलता हूँ तो आपको आइडिया है। तो मैंने ये सोचा कि यार या तो वो पॉइंट इधर होगा, ये जितना इधर जा रहा है इससे इधर थोड़ा नीचे चला जाए तो ये एक पैरेललोग्राम बन सकता है, या तो समझ में आ रहा है ना, एक साइड मैंने बना दी इस दोनों को, है ना, और या तो वो पॉइंट मैंने सोचा इधर होगा, तो ये 4 से बन जाएगा पैरेललोग्राम, है ना। तो ये 2 हो सकता है। आर यू गेटिंग दिस? एक इधर मैंने बनाया, एक इधर बनाया। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? एक बार मैंने बोला ये हो सकता है, देखिए, है ना, ऐसा, या तो मैंने सोचा ऐसे हो सकता है ना। तो ये 2 तो हो सकते हैं, मैंने ये 2 सोच लिए, ये 2 हो सकते हैं। तो ये पॉइंट क्या होगा, अब बहुत इजी था। यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये जितना स्लोप होगा उसी तरह यहाँ से ये होगा। ये क्या हुआ है, 4 से 2, 2 कम, 5 से 3, वो भी 2 कम। तो मैंने बोला ये भी दोनों 2 2 माइनस हो जाएंगे, 3 - 2 वाला हो जाएगा, 2 2 कम कर दो तो 1 0। तो मैंने बोला एक तो पॉइंट हो सकता है 1 0। ऑप्शन में है क्या 1 0? नहीं है, ओके। तो एक पॉइंट हो सकता है 1 0। दूसरा इधर क्या हो सकता है, मैंने बोला अच्छा, अब यहाँ से ये जितना ऊपर जा रहा है उतना ही ये ऊपर गया होगा। 2 3 से 4 5 क्या हो रहा है, दोनों 2 2 ऐड हो रहा है। तो मैंने बोला दोनों 2 2 ऐड कर दो, 3 में 5 -2 में 2 ऐड करेंगे तो 0। एक हो सकता है 5 0, और 5 0 था। तो मैंने बोला ठीक है यार, 2 ही तो हो सकता है। 2 मिनट लगे होंगे मुझे ये पूरा विजुलाइज करने में, या शायद 3 मिनट लगे होंगे, 3 मिनट मान के चलते हैं। मैंने सोचा लेकिन इसमें तो एक ही पॉइंट दिया है, तो इसने तो पूछा है विच कैन नॉट बी, तो मैंने बोला ये 2 नहीं हो सकते, और मैंने मोर देन वन ऑफ दी अबव दे दिया। थोड़ी जल्दबाजी हो गई भाई। जब आंसर आया कि नहीं ये नहीं है, तो मैंने सोचा यानी दूसरा भी कोई पॉइंट था जो मैं मिस कर गया। तो मैंने आंसर नहीं देखा, मतलब सॉल्यूशन नहीं देखा, मैंने खुद सोचा कि यार एक चीज़ और भी हो सकती थी। देखो थोड़ा मैं ये रेड वाले पॉइंट्स हटाता हूँ जिससे आपको पता चले। ओके ओके, ऑल राइट। जो मैंने मिस कर दिया भाई वो क्या था, थोड़ा समझते हैं। ओके ठीक है, ये पॉइंट्स तो थे 3, ठीक है, ये जो हमारे ओरिजिनल पॉइंट्स हैं ये है, फाइन। अच्छा अब ऊपर भी तो कोई हो सकता है ना, समझ में आ रहा है। इसका और इसका साइड जो है ऐसे कुछ बनाए, ठीक है, इसको जोड़े और ऐसे कुछ पैरेललोग्राम हो, तो ऊपर भी तो हो सकता है। वो मैंने मिस किया और तब मुझे लगा यार ये चीज़ शायद मेरे से रह गई होगी। अब बाद में मैंने ये सोचा कि ऊपर कौन सा पॉइंट हो सकता है, ऊपर भी पॉइंट हो सकता है। तो इधर से इस तरफ मैं जितना जा रहा हूँ उतना ही इधर से इधर जाना पड़ेगा। इधर से क्या है, 3 से 2 तो -1 है, -2 से 3 +5 है ना। तो उसी तरह से अगर मैं इसमें करूँ, 4 में -1 करूँ तो 3,
5 में +5 करूँ तो 10, तो 1 पॉइंट हो सकता है 3 and 10 यहाँ कहीं पे, और वो भी ऑप्शन में था, है ना। सो दिस कैन ऑल्सो बी, दिस कैन ऑल्सो बी, दिस इज द ओनली वन विच कैन नॉट बी। आर यू गेटिंग दिस, है ना। तो ये मैंने थोड़ा मिस किया, तो मेरा ये दूसरा गलत भी हुआ और मेरा टाइम भी थोड़ा बहुत बिगड़ा। फाइन, तो 30 मिनट्स, 15 सही 2 गलत, 10 मिनट बचे हैं। क्वेश्चंस कितने बचे भाई? 2 क्वेश्चंस बचे, है ना। तो हो सकता है मेरा कुछ टाइम ज़्यादा भी किसी में गया हो, क्योंकि 10 ही मिनट बचे मेरे हिसाब से। देख लेते बाकी 2 क्वेश्चंस, तो बहुत याद नहीं है पर बहुत ईजी होंगे। तो मैं जो बोल रहा हूँ 30 मिनट हो सकता है 36 मिनट भी हो, क्योंकि काफ़ी बार आप थोड़ा टाइम बिगाड़ते भी हो बीच में, है ना। ओके, चलिए देखते हैं, क्योंकि हमें लगता है ऐसा है कि हाँ इतना ही गया जब मैं बता रहा हूँ, तो पर हो सकता है रीड करने में कहीं ना कहीं टाइम गया हो। चलिए देखते हैं आगे। नहीं, इसमें मेरा थोड़ा टाइम भी गया था, पर हाँ सही आंसर आया। हाँ, इसमें मेरा आई थिंक 3 मिनट तो मिनिमम बिगड़ा होगा। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब बहुत इतना कुछ टफ नहीं था, बट हाँ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। देखिए कैसे किया। बोला है प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। तो सीधी सी बात है, फूड ग्रेन्स के अंदर एक पार्ट व्हीट है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, व्हीट का प्रोडक्शन, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन, ठीक है। अब बोला है कि जो व्हीट का प्रोडक्शन है वो 20% बढ़ा ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, लेकिन जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन है वो 50% बढ़ा, ठीक है। यहाँ से यहाँ, है ना, ये मान लो बोला है सर्टेन ईयर, मतलब ये प्रीवियस ईयर मान लेते हैं और ये करंट ईयर मान लेते हैं, ठीक है। ओके, आगे बोला है ये समझना, ओके, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एज ए परसेंटेज ऑफ फूड गेन डिक्रीज बाय 5% पॉइंट्स। अब ये तो ऑब्वियस था कि इसके ये 50% बढ़ा, या 50% नहीं बढ़ पाया। दैट मीन्स ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट आउट ऑफ टोटल फूड प्रोडक्शन तो कम ही हुआ होगा, उसका जो परसेंटेज होगा वो कम हुआ होगा, और वो बोल रहे हैं 5% पॉइंट कम हुआ। यानी यहाँ अगर 50% था तो यहाँ 45% हो गया, ठीक है। तो मैंने बोला यार इसको सॉल्व कैसे करें, तो मैंने बोला एक काम करते हैं, फूड को 100 मान लिया, इसको 150 मान लिया यहाँ पे, सॉरी, है ना, ये तो मान ही सकते हैं। अब ये कितना है नहीं पता, तो मैंने बोला व्हीट पहले वाला अगर x मान लो, तो पहले x/100 था, जो भी परसेंट था ये परसेंट पॉइंट था। अब 1.2x हो गया, है ना। अगर यहाँ पे x था तो यहाँ पे 1.2x था, 20% जो बढ़ा है, तो यहाँ पे 1.2x, बट दैट इज आउट ऑफ 150। और ये जो परसेंट पॉइंट है वो इस परसेंट पॉइंट से 5% पॉइंट कम है, ऐसा बोला। तो मैंने बोला अच्छा इसका लेकिन रेशियो तो निकल जाएगा, इसका रेशियो निकाल देते हैं। तो इसका रेशियो x कैंसिल, 150 इज टू 120, यानी 15:12 है ना। 15:12 है, लेकिन मुझे तो 5 का ही गैप बनाना है। मुझे जो गैप बनाना है 15:12 को आप क्या बोल सकते हो भाई, 15:12 को 5:4 भी बोल सकते हो, है ना। तो ये जो भी प्रोडक्शन है वो 5:4% पॉइंट में है, परसेंट पॉइंट में, समझ में आ रहा है। और मुझे 5% पॉइंट कम करना है, तो यहाँ से यहाँ जो गैप है वो 1 है, उसको 5 बनाना है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी यहाँ पे 25% होगा, तो यहाँ पे 20% होगा। तो एक बार ट्राई करते हैं, इसका 25% कितना, 25, इसका 20% कितना, इसका 20% 30, तो हो रहा है ना 20 से 30, देखिए 25 पे 5 बढ़ा ना, 1/5 भी बढ़ा, ये 1/2 भी बढ़ा, और ओवरऑल परसेंट 25% से 20% हो गया, तो हो तो रहा है ना। और पूछा क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स अदर देन व्हीट फॉर द गिवन पीरियड। अदर देन व्हीट, 100 में से 25 व्हीट है, तो अदर क्या है, अदर होगा आपका 75। यहाँ पे अदर क्या है, 150 माइनस 30, 120। तो ये कितना परसेंट बढ़ा, ये आपको पूछा है। 75 से 120 यानी 45 बढ़ा है, 75 पे 45, 15 से काट लीजिए, 5 पे 3/5 क्या होता है, 3/5 होता है 60%, तो 60% इंक्रीज। तो मैंने शायद 3 मिनट बिगाड़ी, बट आई कुड गेट टू द आंसर, राइट। तो यहाँ पे जो हमने गिना था 30 मिनट, 3 मिनट और मान लीजिए, तो 33 मिनट्स, है ना। 16 सही 2 गलत, है ना, समझ में आ रहा है। 15 सही 2 गलत की जगह 16 सही 2 गलत। और एक लास्ट क्वेश्चन है भाई 22 वापस, इसमें मैंने शायद 3 मिनट बिगाड़ी होगी। अच्छा, तो मेरे हिसाब से देखिए भाई हमारा 36 मिनट तो आ ही रहा है ना, 33 + 3 36 मिनट। ये वाला क्वेश्चन मेरा सही भी था,
लास्ट क्वेश्चन था, 17 सही 2 गलत, तो मेरा फाइनल स्कोर जो है 17 सही 2 गलत। 36 मिनट, रियल में ये 39 मिनट जितना था, ठीक है, 1 मिनट बच गई थी, तो ये 3 मिनट इधर उधर कुछ पढ़ने वढ़ने में कहीं पे गई होगी जो हमने शायद काउंट नहीं की। फाइन, बट दिस वॉज डूएबल। 17 सही 2 गलत अगर मैं कर सकता हूँ, आप थोड़ी भी मेहनत करो तो यार मेरे से एटलीस्ट 70-80% तो लेके आ जाओ, है ना। मेरा स्कोर 50 है, आप 35 तो लेके आ जाओ, 70%, है ना। दैट इज ऑल आई वॉन्ट। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो देखिए कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन कहाँ कुछ था यार, बहुत ही तो सिंपल था। ये देख के मुझे पता, इसको मैंने सीधा ऐसा लिख दिया, कोई भी लिख देगा यार, n+1 n-1 n+2 n-2 और n+3 n-3। तो मैंने सोचा अच्छा ये है क्या, ये तो मतलब 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए, है ना। n-3 n-2 n-1, बाद में n+1 n+2 n+, तो ये 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, आगे क्या पूछा, n नेचुरल नंबर है जो कि 29 से बड़ा है, मतलब कि इसमें से कोई नेगेटिव में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये 7 हमें पता है ना। अच्छा, ये बेसिक फंडा पता होना चाहिए, अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है तो वो 3 फैक्टोरियल से हमेशा डिवाइड होंगे। 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है तो उसका प्रोडक्ट 5 फैक्टोरियल से तो डेफिनेटली डिवाइड होगा। अगर 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है तो वो हमेशा 7 फैक्टोरियल से तो डिवाइड हो ही जाएगा। अगर ये पता है तो 7 फैक्टोरियल तो 5040 होता है। मैंने सीधा देखा, अच्छा ये तो है, यानी ये 5040 तो इस नंबर को डिवाइड कर सकता है, या तो उसके कोई भी फैक्टर्स, तो मैंने बोला अच्छा उसके और कोई फैक्टर्स कौन है, ये उसका आधा ही है। अच्छा, ये इसका 1/3 है क्या, ट्राई किया, शायद 1/3 ही है। देखिए 1700 में 20 कम, ये 5100 में 60 कम, ऑब्वियसली है, और ये उसका फैक्टर नहीं है। तो क्वेश्चन था हाउ मेनी वैल्यूज, 3 वैल्यूज। 3 वैल्यूज तो हमेशा काट पाएगी, है ना। तो कुछ भी बड़ी चीज़ इसमें थी नहीं, सिर्फ सिंपल समझना था 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, 7 फैक्टोरियल तो उसका हमेशा फैक्टर होता है। समझ में आ रहा है ना क्यों, अगर 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो तो उसमें एक 7 का मल्टीपल भी आएगा, एक 6 का, एक 5 का, एक 4 का, एक 3 का, एक 2 का, तो फिर वो 7 फैक्टोरियल से तो कटेगा ही कटेगा, है ना। सो दिस इज इट। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन किए हो तो कुछ भी नहीं था। फाइन, ऑलराइट देन, आई होप यू एंजॉयड दिस, कीप वॉचिंग। ठीक है, बहुत ज़रूरी है ऐसे और भी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो देखिए यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डालिए कि सर वी वांट दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव, तो मैं और भी आगे एमकेट्स के वीडियो बनाता रहूँगा। फाइन देन, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग।